आप सभी का स्वागत है पुनः। और पिछले दो क्लास में इलास्टिसिटी डिमांड हम लोग कर रहे हैं। तो इलास्टिसिटी डिमांड में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास किए थे। इंट्रोडक्शन क्लासेस के बाद हम आपको उसमें पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए थे, फार्मूला भी डिराइव किए थे। उसके बाद हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड यानी डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को डिस्कस किए थे। आज के क्लासेज में जो सीखेंगे, जो हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है यानी कि मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, मांग की कीमत लोच के जो मापन, मांग की जो मेजरमेंट का तरीका होता है, मापने का जो तरीका होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इसमें चार मेथड होता है। परसेंटेज मेथड जो हम लोग पढ़े थे, परसेंटेज मेथड को प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं, प्रतिशत विधि भी कहते हैं, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड ज्यामितीय विधि, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, और चौथा है आर्क मेथड। तो सबसे पहली बात है कि जो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है डुपिट साहब ने दिया था। इलास्टिसिटी को डिमांड को पॉपुलर जो है मार्शल साहब ने बनाया था। और जो परसेंटेज मेथड है उसको परसेंटेज मेथड ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड जो है, इसको कौन दिए थे? परसेंटेज मेथड ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड को ए दिए थे। देखिए ए दिए थे, फ्लक्स साहब दिए थे। उसके बाद देखिए ये आपका जो पॉइंट मेथड है उसको मार्शल साहब दिए थे। उसके बाद देखिए एक्सपेंडिचर मेथड को भी मार्शल साहब ने दिए थे। उसके बाद जो आर्क मेथड है उसको RGD-Allen दिए थे। कौन दिए थे? तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेथड किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया, कौन से इकोनॉमिक्स के द्वारा। सब प्रोफेसर है, प्रोफेसर फ्लक्स, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर RGD-Allen, चार मेथड हैं। ये चार मेथड में आपको हम एक मेथड काफ़ी डिटेल्स में बता चुके हैं। परसेंटेज मेथड को ही प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं, ये हम आपको कर चुके हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे पॉइंट मेथड। क्या देखेंगे? पॉइंट मेथड। उसके बाद फिर आपको हम आज ही क्लासेस में आर्क मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड जितना संभव है हम लोग पूरा आज को क्लासेज में करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉइंट मेथड को। चलिए बोर्ड पे आते हैं और समझते हैं। देखो ये जो पॉइंट मेथड है ना, इसमें एक डायग्राम है, ये डिमांड कर्व है इस तरह से, ठीक है। और जो पॉइंट मेथड है, लिखिए पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड, यानी कि ज्यामितीय विधि। क्लियर है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले इस मेथड को, दिस मेथड वाज प्रोपोनेटेड बाय प्रोफेसर मार्शल एज वी हैव डिस्कस अर्लियर। यह विधि प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया था। और इस मेथड का जो फॉर्मूला होता है, देखिए पॉइंट मेथड को इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला होता है। इस मेथड को दिया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है देखो, जब स्केल लेते हैं ना, वो स्केल से मापते हैं। तो जैसे मान लिया एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है बीच में, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। तो अगर स्केल लेते हैं तो यहाँ से यहाँ एक है, यहाँ से यहाँ दो है, यहाँ से यहाँ तीन है, यहाँ से यहाँ चार है, यहाँ जीरो है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 2, 3, 3 से 4। या यदि यहाँ से अगर देखते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ करें तो यहाँ का यहाँ डिस्टेंस 1 होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 होगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ करते तो 3 होगा, अगर यहाँ से यहाँ करते तो हमारा 4 होगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ करते तो 1 होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1। ये समझने के लिए आपको बताया गया है। अब इस सबको हटा देते हैं, ठीक है, ये सबको हटा देते हैं। क्लियर है? अब चलिए लिख लीजिए।
तो अब देखते हैं डिफरेंट पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, बनाइएगा। लिखिए, अगर हम बात करते हैं एट पॉइंट ई, यहाँ नाम दे देते हैं। देखो, ए ई है, ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ये 5 पॉइंट लिए हैं। एट पॉइंट ई इलास्टिसिटी डिमांड यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा, लोअर सेगमेंट फार्मूला होता है डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट। क्लियर है? तो लोअर सेगमेंट क्या होगा, देखिए तो लोअर सेगमेंट आपका जो है ई बी है। क्या है? ई बी। लोअर सेगमेंट क्या है? ई और बी। और अपर सेगमेंट क्या होगा? ए और ई। ए और ई। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 2 होगा, यहाँ से यहाँ 1 होगा, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ 2 होगा, यहाँ से यहाँ भी 2 होगा, तो 2/2 समझने के लिए, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। तो यहाँ पर ई डी यानी ई डी जो है क्या हो जाएगा? 1, यानी प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या होगा? 1 होगा। तो ऊपर के चित्र में बिंदु ई पर क्या बता रहा है? तो बताइएगा, ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को बताएगा। क्या बताएगा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को बताएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एट पॉइंट डी, है ना, एट पॉइंट डी, तो डी क्या हो जाएगा? एट पॉइंट डी हमारा ई डी इक्वल टू ई डी या ई पी, चलो ई डी लिखते हैं, आसानी होगा समझने में। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट, है ना, डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या होगा? देखिए, तो लोअर सेगमेंट होगा डी बी। देखो डी बी, डी बी, अब भाई क्या होगा? ए डी, ए डी, यानी यहाँ से यहाँ 1 है और यहाँ से यहाँ 3 है, तो ये 1 से 3 का भाग लेस देन 1 होगा। क्या होगा? लेस देन 1। तो आई ऊपर के चित्र में पॉइंट डी पर क्या होगा? लेस इलास्टिक डिमांड होगा। क्या होगा? लेस इलास्टिक डिमांड होगा। ठीक है, लेस इलास्टिक डिमांड होगा। चलिए, उसी प्रकार से एट पॉइंट सी ई डी इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या होगा? सी बी, अपर सेगमेंट क्या होगा? ए सी। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3/1 इक्वल टू 3 मोर देन 1, यानी मोर इलास्टिक होगा। समझ गए? क्या होगा? मोर इलास्टिक होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं एट पॉइंट ए, है ना, ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या होगा? ए बी, यहाँ पर ए होगा यानी कि 4/0 होगा, है ना, 4/0 होगा। तो 4/0, 0 और 0/4 पिछले क्लास में बताए थे ना। याद कीजिए, जब हम बताए थे, क्या बताए थे कि हमारा इस तरह से बताए थे आपको, जैसे कि ये हमारा डिमांड है ना, ये हमारा कांस्टेंट डिमांड है। कांस्टेंट डिमांड है, तो अगर हम बात करते हैं, जैसे देखो याद, कल वाला बात याद कीजिए, हम इस तरह चीज़ कल हम बताए थे। तो मान लिया यहाँ पर बताए थे 4 है, यहाँ प्राइस बढ़ गया, तो P है, ये P1 है, लेकिन Q और Q1 बराबर होगा, मतलब 5 है, तो बताए थे। तो देखिए डिमांड है ना, 5/5 करते थे समथिंग, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई समथिंग तो 0 होता था, और समथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह चीज़ हम बताए थे। देखिए ऐसा वाला बताए थे, देखिएगा जाके घर पे, कल क्लास में देख लीजिएगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई डी इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी प्रकार से एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा? ई डी इक्वल टू लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट। यहाँ क्या हो जाएगा? 0/4, तो 0 हो जाएगा, यानी ई डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दिया रहेगा, तब किसी पॉइंट पर अगर आपसे पूछेगा तो आप आराम से इसका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं।
उसके बाद जो है, उसके बाद अब सेकेंड मेथड को हम लोग करते हैं। यहाँ हो गया, किसी तरह कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने के लिए ए मेथड हो गया और ए मेथड भी आपको हम बता दिए। अब एक्सपेंडिचर मेथड को पहले कर लेते हैं, है ना। एक्सपेंडिचर मेथड को पहले कर लेते हैं और फिर आर्क मेथड को भी हम लोग बता देंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रयास करते हैं। देखो, इस टेबल को लिए हैं, आप लिख लीजिए कॉपी में, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड। इसको बोलते हैं आय विधि से मांग की लोच को मापना। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आय विधि है ना, एक्सपेंडिचर मेथड, एक किसके द्वारा दिया गया था, तो लिख लीजिए, आय विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल के द्वारा किया गया था। दिस मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर मार्शल। और इस विधि से हम लोग 3 तरह की डिग्री और इलास्टिक डिमांड को मेजर करते हैं। मार्शल ने की, हम थोड़ी कि हम तो बता रहे हैं। मार्शल ने 3 तरह की डिग्री को बताए हैं, है ना, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक, नहीं सॉरी, मोर इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, और उसके बाद जो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड, 3 तरह के डिमांड को हम लोग बताया है। तो अब इसमें जो है ना, हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से बना रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर पहले हम निकालते कैसे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो निकलता है वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना। जैसे कि बाजार में 4 रुपये किलो है, 3 किलो खरीदे तो 12 रुपये खर्चा किए, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर। तो पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग डायग्राम भी आपको बताएंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्राइस जब 9 रुपया है तो क्वांटिटी 2 खर्च करते हैं, तो खर्च निकलेगा, देखो टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो 9 दूनी 18 रुपया हुआ। प्राइस घटा तो हम क्या खर्च किए, ज़्यादा खर्च किए। प्राइस घटा तो हम खर्च क्या किए, ज़्यादा। प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गया, तो ये खर्च पहले 18 रुपया था, कितना हो गया, 24 रुपया हो गया। प्राइस और घटा, 7 रुपया हो गया, तो और हम खर्च हमारा बढ़ गया। यानी कि प्राइस घटने से अगर खर्च बढ़ता है तो इसमें प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशन को देखते हैं। लोअर दी प्राइस हायर एक्सपेंडिचर, देख रहे हैं, लोअर दी प्राइस हायर एक्सपेंडिचर, लोअर दी प्राइस हायर एक्सपेंडिचर, या फिर हायर दी प्राइस लोअर एक्सपेंडिचर। तो प्राइस और एक्सपेंडिचर में जो संबंध है वो कैसा है, प्राइस और एक्सपेंडिचर में जो संबंध है वो आपका इन्वर्स है। कैसा है, इन्वर्स है। तो जब प्राइस और एक्सपेंडिचर में संबंध इन्वर्स हो तो इसे हम लोग कहते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे, मोर इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे, मोर इलास्टिक डिमांड। और यदि देखो, अगर आप इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, अगर एक तरफ लेते हैं प्राइस, एक तरफ लेते हैं एक्सपेंडिचर, मान लीजिए 7, 8, 9, और यहाँ पर खर्चा है कितना, 18, 24, 28 लेते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो डायग्राम इसका जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा, डायग्राम इस तरीके से आपको डायग्राम बनेगा। तो लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, लिखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल आय विधि, बस इतना ही लिखिए। लिखिए व्हेन देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड मोर इलास्टिक डिमांड। जब वस्तु के मूल्य और या वस्तु के मूल्य और कुल व्यय में नेगेटिव संबंध या इन्वर्स रिलेशन जो है मोर इलास्टिक डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कब होता है, एक्चुअली होता है क्योंकि जो लग्जरियस गुड्स है, जो कंफर्टेबल गुड्स है, अगर प्राइस थोड़ा सा घटता है तो लोग खर्च बढ़ा देते हैं। जो लोग नहीं खरीदने वाले वो भी खरीदना शुरू कर देते हैं। जैसे एरोप्लेन का टिकट का रेट घट गया तो कुछ लोग जो नहीं, कभी उनको जो मतलब नहीं है वो भी कहते चलो एक बार प्लेन से घूम के आ जाते हैं, है ना। अगर एसी का रेट घटा दिया तो कुछ लोग जिनको ज़रूरत नहीं है या एक ज़रूरत है तो 2 खरीद लेते हैं, तो खर्च बढ़ जाता है। तो प्राइस और जो टोटल एक्सपेंडिचर है, कुल व्यय में
जो निगेटिव रिलेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। देखिए आप जब बुक्स में पढ़ते होंगे ना तो इस तरह का डायग्राम नज़र आता होगा, तो यहाँ से यहाँ पढ़े। उसी प्रकार से जब केस 2 लिखिए, है ना, केस 2 लिखिए, जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो, जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। When there is no change in total expenditure due to change in price of the commodity, that is called यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और यूनिट इलास्टिक डिमांड। देख रहे हैं, अगर इसका डायग्राम बनाइएगा तो इसका डायग्राम इस तरीके से आएगा, यानी यहाँ से यहाँ 1 हुआ, यहाँ से यहाँ ग्रेटर देन 1 हुआ, है ना। आप इसको डायग्राम बना भी सकते हैं, तो मैं बता भी देंगे, क्योंकि मतलब यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन जस्ट पूछता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप इसे तो इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, देख रहे हैं कि पहले 30 रुपया खर्च करते थे, जब प्राइस घटा तो 24 रुपये खर्च कर रहे हैं, प्राइस घटा तो 18 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो होता क्या है ना कि जब गुड्स नेसेसरी होता है, जैसे रोटी है, चावल है, दाल है, नमक है, अगर रोटी का रेट घट गया तो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमारा सेविंग होगा, यानी खर्च कम जाएगा। तो जो ज़रूरी सामान है ना, जैसे कि रसोई है, नमक है, चावल है, दाल है, सामान्य दाल, सामान्य चावल, तो अगर मान लिया कि प्राइस घटेगा तो हमारा खर्च घट जाएगा, हमारी बचत होगी। तो देख रहे हैं कि प्राइस घट रहा है तो एक्सपेंडिचर भी घट रहा है। देख रहे हैं, प्राइस घट रहा है तो एक्सपेंडिचर भी घट रहा है। यहाँ से यहाँ ईडी इक्वल टू 1 होगा और यहाँ से यहाँ ईडी इक्वल टू लेस देन 1 होगा। तो लिखिए, तीसरा लिखिए, when there is a positive relationship between price and total expenditure, when there is a positive relationship between price and total expenditure, that is called less elastic demand, less elastic demand। लिखिए, जब वस्तु के मूल्य और कुल व्यय में घनात्मक संबंध हो, एक घनात्मक संबंध को बतलाता है, तो उसे है ना, तब उसे क्या बोलेंगे, तो उसे कम लोचदार मांग कहा जाता है। और इसका ऐसे आता है ना। तीनों मिलाइएगा, हम बता भी देते हैं, तीनों को हम बता भी देते हैं। अगर आप सिंपल है ना बनाइए, जैसे कि ये तो हो गया, क्लियर हो गया। इस तरह का डायग्राम आप किताब में देखते होंगे कैसे आता है सर। देखिए, ये ले लीजिए, इधर टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं, इधर हम प्राइस लेते हैं। तो प्राइस कितना है, तो मान ली चलिए है, लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये खर्च को दिखलाना है, तो चलिए 2 से दिखलाएं, 5 से दिखलाते हैं। 5 5 10 15 20 25 30, है ना। तो जैसे देखो, जब प्राइस 9 है तो डिमांड एक्सपेंडिचर कितना 18 है। तो देखिए, प्राइस 9 है ना, प्राइस 9 है, यहाँ देखिए प्राइस 9 है तो एक्सपेंडिचर कितना है 18 है। यहाँ कहीं होगा, देखो यहाँ बना दिए। उसके बाद देखिए, जब प्राइस 8 है तो 24 है, 8 है तो 24 है, तो 24 में यहाँ कहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे होगा, बनाइएगा। उसके बाद देखिए, जब 7 है तो 28 है, 7 है तो 28 है। देखिए इस तरीके से कुछ बनेगा, और जब बनाइए इसको तब ऐसे कर दीजिए। क्लियर है, 28 है। फिर देख रहे हैं, फिर क्या देख रहे हैं कि आपका जो है ये 6 है। देखो 6 है तो 6 है तो कितना होगा, 6 है तो 30 है। तो देखो 6 है तो 30 है, और फिर सॉरी 6 है 30 है, 5 है तो फिर 5 है, फिर 30 है, फिर 30 है, 5 से फिर 30 है। क्लियर है। उसके बाद देखिए, अगर फिर आपका इस तरीके से आ रहा है
फिर देखिए किस तरीके से, फिर हाँ ऐसे करके फिर ये आपका ऐसे आगे पूरा बनाइएगा। तो ऐसे ऐसे ऐसे, यानी यहाँ से यहाँ जो है मोर इलास्टिक, यहाँ से यहाँ है इक्वल टू 1, यहाँ से इक्वल है लेस देन 1, इस तरह की चीज़ें हैं। क्लियर है? तो आपका जो एक्सपेंडिचर मेथड है ये क्लियर हो गया। बेसिकली आप जब आजकल क्वेश्चंस जवाब देते हैं तो कहीं कहीं कभी कभी 5 ऑप्शन देता है, कहीं भी 4 ऑप्शन देता है। जो तीनों रिलेशन बताए हैं उसका इम्पोर्टेंस रखिएगा। और कभी कभी देता है कि जब प्राइस में बढ़ने से कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे कौन से इलास्टिक कहेंगे, तो उसमें एक ऑप्शन होगा यूनिटरी इलास्टिक। तो यूनिटरी इलास्टिक का जवाब दीजिएगा। चलिए ये हो गया। इसके बाद जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद जो है हम लोग बताएंगे, यहाँ भी हो गया। उसके बाद जो है एक है आपका, आ जाइए, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। अब आर्क मेथड है ना, ये 3 हो गया। अब आर्क मेथड है। तो चलिए आर्क मेथड को हम लोग करते हैं। आर्क मेथड देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि आर्क मेथड ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड किसके द्वारा दिया गया। तो बेसिकली आर्क मेथड जो इलास्टिसिटी डिमांड जो दिया गया वो RGD-LN के द्वारा दिया गया था। नाम देखें हैं, फिगर देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसने दिया आजकल। तो RGD-LN के द्वारा आर्क मेथड ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड को किया गया। देखिए इसको हम लोग आर्क कहते हैं। जब डिमांड पढ़ते हैं ना, जब डिमांड पढ़ते हैं, देखिए जैसे इस तरह का जो है आपका पढ़ते हैं तो इसका हम लोग एवरेज देखते हैं क्या हुआ आर्क मेथड। तो आर्क मेथड में 2-3 चीज़ पूछता है। पहला तो पूछता है कि पहले किसने दिया, दूसरा इसका फॉर्मूला, और तीसरा इसका क्या अंतर है दोनों में, इसका कंसेप्ट समझिए। तो उसको हम लोग समझने के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले इसका ये देख लीजिए। जैसे देखो आर्क मेथड में क्या होता है ना, ऐसे इसका फार्मूला होता है, देखो ED इक्वल टू जो लेते हैं ऐसे लेते हैं Q1 माइनस Q1 प्लस Q बाई 2 और P1 माइनस P और P1 प्लस 2 बाई 2। इसको अगर आगे कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए तो ये होगा, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा Q1 माइनस Q और Q1 प्लस Q, डिवीजन कर दीजिए तो P1 माइनस P बाई P1 प्लस P, ये आपका आएगा। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा Q, मोड साइन में लिखते हैं इसको, डेल्टा Q लिख सकते हैं और Q1 प्लस Q लिख सकते हैं, डिवाइडेड क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P लिख सकते हैं और P1 प्लस P लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा Q Q1 प्लस Q, ये चला जाएगा तो P1 प्लस P बाई डेल्टा P, या इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा Q बाई डेल्टा P और P1 प्लस P और Q1 प्लस Q। चूँकि माइनस में है तो सजा दिए, मैंने कि सॉरी ये इनटू में है तो हम इसको अरेंज कर दिए। तो उसमें देखिए ऑप्शन कभी कभी ए ही देता है, तो धुंधला है कि ए भी सही है ना, कभी कभी यहाँ तक ला के छोड़ देगा या डायरेक्टली ई आपका दे देगा। पहला क्वेश्चन है कि इन्होंने दिया आर्क मेथड को, तो आर्क मेथड को RGD-LN दिए। आर्क मेथड में एवरेज प्राइस को हम लोग डिटरमिन करते हैं क्लासिक क्या होगा। और इसमें सबसे बड़ी फ़ायदा यह है, इसमें एडवांसमेंट यह है कि जो हम लोग परसेंटेज मेथड से क्वेश्चन बनाते हैं और जब आर्क मेथड से बनाते हैं तो आर्क मेथड और पॉइंट परसेंटेज मेथड में दोनों में से ज़्यादा ऑथेंटिक या ज़्यादा साइंटिफिक कौन है, तो ज़्यादा साइंटिफिक आर्क मेथड है। क्यों है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर हम हायर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस हाई डिमांड, जो वैल्यू लिए है ना, अगर वैल्यू को हम लोग रिवर्स करके लेते हैं, वैल्यू को क्या कर लेते हैं, रिवर्स करके लेते हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि हमारा जो आंसर है वो चेंज हो जाता है। क्या होता है, आंसर आपका चेंज हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे देखिए
जैसे एक क्वेश्चन है ना, अब इसमें से प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है। तो मान लिया कि आपका 100 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 80 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है, यहाँ पर 80, यहाँ पे 12 है। तो क्या देख रहे हैं, हायर द प्राइस लोअर डिमांड और लोअर द प्राइस हायर डिमांड, यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं दोनों मेथड से। तो देखो, जब हम लोग पिछले क्लास हम लोग पढ़ते थे तो ईडी इक्वल टू क्या बताए थे, ईडी इक्वल टू जैसे कि मान लिया कि ये आपका P है, ये आपका P1 है, ये आपका Q है, ये आपका Q1 है, ठीक है। तो ईडी इक्वल टू वैल्यू होता था ना कि डेल्टा Q बाई डेल्टा P, चलिए मोड लगा लीजिए पता चलेगा, और P बाई Q, ये आपका होता था। तो इसमें से क्या करते थे हम लोग, बनाते थे ना Q1 माइनस Q, P1 माइनस P और P बाई Q कर लेते थे। तो देखिए सिंपल, Q1 का वैल्यू कितना होगा, 12 माइनस 10, P1 का वैल्यू कितना होगा 80 माइनस 100, P का वैल्यू कितना है 100, और Q का वैल्यू, P का वैल्यू कितना है 100 और Q का वैल्यू कितना है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है, Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू आपका जो है 10 है। तो सॉल्व कीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा -20, यहाँ 10/1 कट जाएगा, कट जाएगा। तो आपका जो वैल्यू आएगा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देख लीजिए कितना आ रहा है वैल्यू, यहाँ देख लीजिए Q1 माइनस Q, तो Q1 कितना है 12 माइनस 10, 12 माइनस 10, P1 है 80 माइनस 100, 80 माइनस 100, P बाई Q, तो P 100 है, Q आपका 10 है। तो इसका सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो है क्या 1 आ रहा है। इससे एक और मिला लीजिए, 2 है, 1 आएगा। अब उसी को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स का मतलब क्या, देखो एक टेबल और बनाते हैं, डेटा सेम है, डेटा क्या है सेम है। देखिए यहाँ P है, यहाँ Q है, तो अब यहाँ उलट देते हैं, अगर 80 है तो 12 है, और 100 है तो 10 है। लोअर द प्राइस हायर डिमांड, हायर द प्राइस लोअर डिमांड। अब इसको भी वैसे ही बनाते हैं, इसको P, इसको P1, इसको Q, इसको Q1, सेम फार्मूला लेते हैं। ईडी इक्वल टू क्या होता है ना, डेल्टा Q बाई डेल्टा P, P बाई Q, Q1 माइनस Q, और P1 माइनस P, P बाई Q लेते हैं, ले लिए। अब ए जो Q1 है कितना देख रहे हैं, Q1 का दे रहे हैं 10 माइनस 12, P1 क्या है 100 माइनस 80, P कितना है 80, Q कितना है 12। तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 20, है ना, यहाँ 80, यहाँ 12, तो 20 चौक 80 और 2 छक 12, 4/6, यानी कि लेस देन 1 आ रहा है। डेटा सेम है लेकिन वैल्यू अलग अलग आ गया, देख रहे हैं ना, डेटा सेम है, हायर दी प्राइस लोअर एक्सपेंडिचर लोअर डिमांड, लोअर दी प्राइस हायर डिमांड। यहाँ पर उसी को डेटा को उलट दिए तो दोनों का वैल्यू अलग आ गया, दोनों का वैल्यू क्या हो गया अलग आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग जो है आर्क मेथड से बनाते हैं। तो देखिए क्या आता है, चलो इसी क्वेश्चन को हम आर्क मेथड से बनाते हैं। तो आर्क मेथड में क्या फार्मूला है, ईडी इक्वल टू क्या होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा P, इन बताए थे, और क्या बताए थे
P1 प्लस P और Q1 प्लस Q, वही सोल्व करके आया था। बोर्ड पे देखिए सेम चीज़ था, यही ना आया था, P1 प्लस P, Q1 प्लस Q, ठीक है। ठीक है, अब चलिए बोर्ड पे आते हैं वापस। फिर फार्मूला भी याद रखिए, फार्मूला भी कभी कभी पूछता है। अब जो है यहाँ क्या देख रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q, P1 माइनस P और P1 प्लस P और Q1 प्लस Q। तो Q1 देखिए कितना है, 12 है ना, देखो 12 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। P1 कितना है देख रो, 80 माइनस 100, 80 माइनस 100 तो माइनस 20 हो जाएगा। P1 प्लस P, तो P1 प्लस P तो 12 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 12 10 22 हो जाएगा। P1 है, सॉरी P1, तो P1 है 80 180 हो जाएगा। और उसी तरह Q1 है 12 8 12 और 10 22 हो जाएगा। देख रहे हैं, तो ये शून्य कट गया, शून्य कट गया, क्या बचेगा, यहाँ से 11 बचेगा 18 अब बटा 22, देख लीजिए 18 बटा 22 आपका आ रहा है। क्लियर है। अब इसी चीज़ को इधर से करके देखते हैं, इसी भी चीज़ को इससे करके देखते हैं। सेम चीज़ है, ED इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P, P1 प्लस P और Q1 प्लस Q, तो Q1 माइनस Q, P1 माइनस P, P1 प्लस P, Q1 प्लस Q। तो देखिए तो Q1 कितना आ रहा है यहाँ पे, Q1 आपका देख लीजिए, Q1 जो है देखिए Q1 देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए Q1 आपका आ रहा है, Q1 दिया हुआ कितना 10 माइनस, तो यहाँ पे माइनस 2, 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -2 लिखते हैं। और नीचे में क्या आएगा आपका, नीचे में 100 माइनस, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर बाकी वही रहेगा, है ना, 180 और बटा 22 हो जाएगा। तो देखिएगा कि इसमें जो वैल्यू है 18 बटा 22 ही आएगा, सोल्व कर लीजिएगा। तो दोनों में क्या अंतर है, कि दोनों में अंतर है कि इसको अगर हम रिवर्स भी करते हैं तो वैल्यू में किसी तरह का चेंज आपका नहीं होता है, लेकिन अगर हम परसेंटेज मेथड से इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, इसी मेथड को परसेंटेज क्वेश्चन वैल्यू डिफर कर जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस है कि अगर हम डेटा को रिवर्स भी करते हैं तो किसी तरह का वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो बहुत ही देखिए होता है क्या कि इस तरह की चीज़ जब अंदर में जाकर क्वेश्चन पूछता है तो जब तक आप करके देखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप इसको कर लिए होंगे तो एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन नहीं होगा या इंटरव्यू में कन्फ्यूजन नहीं होगा। कभी पूछे कि भाई इस तरह से कैसे, क्या अंतर दोनों में है, तो जब हम बना के देखेंगे तो अंतर आपको पता चल गया। तो पूछता दोनों में से ज़्यादा कौन सा साइंटिफिक है, अच्छा कौन है, तो वार्क मेथड जो है ज़्यादा बेहतरीन है इन कंपैरिजन टू परसेंटेज मेथड। क्लियर है। तब जो है इलास्टिसिटी और डिमांड का जो मेजरमेंट देखो, पहले हम लोग डिग्री को देखे, अब जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को जो मेजरमेंट करने का जो 4 तरीका है उन सभी पे हम लोग डिस्कशन विस्तार से किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट क्लासेज में क्या देखेंगे, तो इसके नेक्स्ट क्लासेज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड, उसमें बताएंगे इनकम मेथड बताएंगे, उसमें बताएंगे क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड और एडवर्टीजिंग एक्सपेंड मेथड ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। ये आपको हम नेक्स्ट क्लासेज में बताने वाले हैं। चलिए तब तक एक क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत सिंपल सा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 10% चेंज इन प्राइस, 10% इंक्रीज इन प्राइस, 10% चेंज इन प्राइस या इंक्रीज इन प्राइस
10% increase in price leads to 10% increase in price leads to 10% fall in price. What will be the elasticity of demand? What will be the elasticity demand? बस 1 मिनट में हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया, देखिए क्वेश्चन पूछा है ना कि 10% प्राइस क्या किया, इंक्रीज किया, तो 10% प्राइस क्या किया, डिमांड क्या किया, फॉल कर गया। तो इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू क्या होता है, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 10 बढ़ा तो प्लस, 10 घटा तो माइनस, यहाँ माइनस पहले से है यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लासेस का वेट कीजिए, इसको अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन करके बढ़िए। मैंने स्टडी मटेरियल के रूप में जो बुक्स भेजा है टेलीग्राम में, एक एक लाइन को पढ़िए, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आज शाम तक टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे। धन्यवाद।